3 जा 24, 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36। क्या ये आंसर है? ये फाइनल आंसर नहीं है। जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है उसी को हम रेशियो बोलते हैं। ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। सपोज ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में ये रेशियो नहीं मिलेगा आपको। ये 4 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो 4 6 जा 4 8 जा 4 9 जा, जो कि इससे आ रहा है। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा? 6 8 9। क्लियर है इतनी बात? दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे पे हमने बिल्कुल भी इक्वल करने की और हम नहीं गए थे, वो लेंदी हो जाएगा। उसकी जगह हमने सीधे ट्रिक यूज करी थी, जो कि है सबसे पहले इधर वाले सारे नंबर। आप बताइए आंसर कितना आया? किया आपने? ओके, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, कर लो फिर कर लो। तो 2 5 3 इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? 30 रेशियो। फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई करना, मैं बी को ढूंढा हमने, बी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर कहीं नहीं है। तो ये बना 3 3 जा 9, 5 जा 45 रेशियो। फिर सी को ढूंढा है तो सी इसके नीचे है, यानी कि ऊपर से आएंगे, और फिर इधर है तो ऐसे आएंगे। तो 3 3 जा 9, 7 जा 63। और फिर डी के लिए, डी यहाँ से आते हैं तो यहाँ है डी लास्ट में। तो 3 7 जा 21 और 10 210। यस, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 10 15 21 70 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो, कल मैंने आपको सारे नंबर मल्टीप्लाई करके लिखे थे ऐसे, वो इसीलिए लिखा था ताकि अगर कुछ कट रहा है तो कट जाए। मतलब अगर आपने 2 इंटू 5 इंटू 3 फिर 3 इंटू 5 इंटू 3 लिखा है तो आपके पास सीधे आंसर क्या आएगा? ये आएगा। और अगर आपने नहीं लिखा, आप सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपको कट करना पड़ेगा। तो जो आपको शॉर्ट लगता है, मेरे हिसाब से आप ये करो सीधे, है ना? इतने सारे नंबरों को दोबारा लिखने में आपका टाइम जाएगा। तो क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है P रेशियो Q रेशियो R इक्वल टू 2 3 4। इसको कंप्लीट करो आप। 2 रेशियो 3 रेशियो 4 P Q R की वैल्यू है। और आपको पूछा क्या गया है? P रेशियो Q रेशियो R का मतलब है P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू 4 है। ऐसी तो होता है। तो हम क्या करते हैं, P Q R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले है P अपॉन Q यानी कि 2 अपॉन 3 रेशियो। फिर इसके बाद है Q अपॉन R यानी कि 3 अपॉन 4 रेशियो। फिर है R अपॉन P यानी कि 4 अपॉन 2। ये आंसर है, रेशियो का आंसर है। बट इस फॉर्मेट में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगेन आंसर तो ये भी था, ठीक है, ये गलत नहीं है, बट आंसर नहीं मिलेगा। आंसर ये भी है, आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा ये मिलेगा। तो ऐसे ये फॉर्मेट आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। आपको आंसर इसी फॉर्मेट में, यानी कि सिंगल नंबर चाहिए, फ्रैक्शन हटानी है। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन आगे डिस्कस भी करेंगे और आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे। तो 2 3 4 या 3 4 2 क्या एलसीएम आपको लेना है? क्या एलसीएम होगा इसका? 12। और फिर 3 से आप डिवाइड करोगे 4 टाइम, 4 2 जो हो जाएगा 8। 4 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, 3 3 जो हो जाएगा 9। और 2 से डिवाइड करोगे 6, 6 4 जो हो जाएगा 24। तो 8 रेशियो 9 रेशियो 24। और सबका डिनोमिनेटर क्या है अब? 12। तो हो ना हो एक ही बात है, उसको हम छोड़ देंगे। तो फाइनल आंसर क्या पड़ेगा? 24। ये हमारा आंसर है।
आप फोर्थ वाला बताओ। फोर्थ वाला नहीं किया, करो फिर करो। अगर थर्ड हो गया तो आप देखे मत रहो ना, फोर्थ को ट्राई करो। आपका हुआ फोर्थ? चीटिंग किसने किससे करी है? हैं? मैंने बस ये सुना था कि चलिए ठीक है, जो मैंने बताया था वो चीटिंग नहीं है। चीटिंग तो है कि अगर आप किसी और से पूछ रहे हो तो वो चीटिंग है। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, 6th क्लास में पूछा गया क्वेश्चन है। चलें अगले क्वेश्चन पे, देखो भाई समझो। क्वेश्चन है प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज ₹14 पर 100 ग्राम एंड प्राइस ऑफ टी इज ₹180। 180 लिखा है ना, 180 पर केजी। फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड टी। तो हमने इतनी बात तो पढ़ी थी कि यूनिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट सेम है क्या? नहीं है। तो हमें प्राइस एक फिक्स यूनिट पे निकालना होगा। ये तो ग्राम पे पता चाहिए हमें भाई, 100 ग्राम का पता है तो फिर आगे भी 100 ग्राम में ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे। बट हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे पहले? छोटे यूनिट में ना, छोटे यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे इस बार। तो आप मुझे बताओ 100 ग्राम के रेट क्या है? 100 ग्राम कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी 100 ग्राम का रेट कितना बन गया? 14 रुपीज़। तो कॉफ़ी 1000 ग्राम का रेट क्या होगा? ये कितना टाइम ज़्यादा है इससे? हैं? 10 टाइम ज़्यादा है ना, तो रेट भी क्या हो जाएंगे? 10 टाइम हो जाएंगे, यानी कि 140 रुपये कॉफ़ी है भाई। कैपेचिनो है शायद, हैं? ये तो बहुत सस्ती है। कॉफ़ी तो बड़ी महंगी महंगी होती है। आप एक कप कॉफ़ी पीने के लिए 3-4 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। और जो सबसे महंगी कॉफ़ी होती है ना, वो एक जानवर होता है, उसकी पोटी से बनती है। हाथी नहीं, छोटा सा कुछ होता है, गिलहरी टाइप का। कॉफ़ी बेसिकली बीज होते हैं ना, सीड से बनती है कॉफ़ी। तो वो अब उस सीड से बाहर इसमें और भी चीज़ें होती हैं, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, अरे जैसे आम है, आम के बाहर आम है फिर गुठली है ना, तो अब ये चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे काम की क्या है? कॉफ़ी ये अंदर है, तो जानवर क्या करता है? इस पूरे को खा लेता है। अब उसमें से बाहर वाली चीज़ को पचा लेता है, अंदर की गुठली उसकी रह जाती है, तो एज इट इज़ पॉटी करता है गुठली, फिर उसको हम बीनते हैं। और फिर रोबस्टा है, कौन सी कॉफ़ी बनती है, और सबसे महंगी कॉफ़ियाँ होती हैं। लेकिन इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है ना, जानवर छोड़ दो, खाएगा बनाएगा। आप सड़ाओगे, मशीनें लगाओगे, फिर सड़ा हुआ, तो इससे अच्छा एक जानवर का भी भला हो रहा है। तो कॉफ़ी 140। अच्छा, इसके बाद क्या है? दूसरी टी, और वो कितने केजी है? 1 केजी है ना। ग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 1000 ग्राम। इस तरह से आपने दोनों के रेट अब हमारे पास ग्राम में है और पूरा इक्वल ग्राम है, 1000। अब रेशियो किसका पूछा आपसे?
पता है जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं टी एंड कॉफी दे दूं, तो आई थिंक आप गलत कर जाते फिर आंसर। इतना जागे हुए हालत में हमें होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि ऐसी गलती हम ना करें। तो C रेशियो T अगर आपको निकालना है तो C के रेट क्या है 140 और T के रेट क्या है, तो ये 40 किससे कट जाएगा, अरे सीधे 20 से कट जाएगा, 9 पे जाता है ना, 7:9 C रेशियो। अब देखो अगर वो टी कॉफी होता तो इसके ऑप्शन कैसे होते हैं पता है, फर्स्ट ऑप्शन है 7:9, बी रेशियो है 9:7, तो इस तरह से है ना, सी डी कुछ और हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसका नाम पहले है, जिसका नाम पहले है उसी को आपने सेलेक्ट करना है, नंबर को भी। ठीक है, इतनी बात करिए, फिर नोट करिए जिसका नहीं हुआ था। The ratio of tables and chairs, the ratio of tables and chairs in a room is 7:9. 7:9. If there are 560 tables and chairs in the room, then what is the number of chairs? पल्प बोलते हैं उसको, पल्प, जो भी याद नहीं आ रहा था ना, जैसे आम में होता है ना एक गुठली, और पल्प होता है। टेबल, TABLE, टेबल रेशियो चेयर इक्वल टू 7:9। इस रेशियो से हमें क्या पता चलता है, आप ही बताओ, इस रेशियो से हमें क्या पता चलता है? इतनी सी बात जो मैंने बोर्ड में लिखी है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? आप बताओ। ये तो दिख रहा है, पता क्या चल रहा है? जो दिख रहा है वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, इस बात से हमें क्या पता चल रहा है, आप बताएंगे? आप बताओ, आप बताओ। सर वो टेबल का रेशियो 7 है और चेयर का रेशियो 9 है, और इसका मतलब जो गैप है वो लिखते हैं। हाँ ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास 7 टेबल हैं तो 9 चेयर है। नहीं पता चल रहा है तो फिर बताया क्यों नहीं? अगर हमारे पास 7 टेबल हैं तो 9 चेयर हैं, हमारे पास टोटल कितना फर्नीचर है? टोटल 16 फर्नीचर हैं, मतलब टोटल कितने पीस होंगे हमारे पास? 60। चेयर कितनी ज़्यादा हैं? 2 यूनिट ज़्यादा है। टेबल कितने कम हैं? 2 ही कम है ना? तो आप मुझे बताओ, टेबल एंड चेयर की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी दे रखी है?
560, यानी कि हमारे पास टोटल टेबल और टोटल चेयर 560 हैं। अगर हम इसको रेशियो वाइज सम करें तो रेशियो वाइज सम कितना हो रहा था इसका, 9 और 7 का कितना हो रहा है, 16 तो हो रहा है। 16 यूनिट है हमारे पास, जबकि वो एक्चुअल में कितने हैं, 560 है। तो हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और मैंने कल क्या बोला था, एक यूनिट में कितना आंसर आ जाएगा, 95%। तो एक यूनिट पता चलने वाला है हमें यहाँ से। 16 यूनिट की वैल्यू है इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 560 अपॉन 16। ये कटेगा क्या इससे, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 35। क्या यहाँ तक कोई बच्चे को समझ में आया, आप दोनों को नहीं आया, क्यों, क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं आया बेटा। आपको ये पता है अगर 10 पेनों का कॉस्ट 100 रुपीज है तो 1 पेन का कॉस्ट क्या होगा, ये पता आता है आपको, इस तरह के क्वेश्चन कितना होगा, क्या कैसे आया, आप तो यहाँ से यहाँ शुरू कर रहे हो ना, मैंने यहाँ से यहाँ पूछा था। आप इस चीज़ से ये निकालो। अच्छा मैं इसको ये कर देता हूँ, लो अब बताओ 1 पेन कितने का होगा। हमने यहाँ से इधर की ओर आना है बेटा, यहाँ से इधर नहीं जाना ना, ये तो क्वेश्चन मार्क में है, ये तो पता ही नहीं है। वो इजी था तो इसलिए आपने बोल दिया कि 1 पेन 10 रुपीज़ का है। अब बताओ 1 पेन कितने का है, मैं तो इसको और भी मुश्किल बना दूंगा, फिर कैसे आएगा। तो हमें यहीं से इधर की ओर निकालना है। तो 1 पेन का कॉस्ट हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, कितने पेन मिली हमें। जैसे 1 रुपये में सपोज 4 कैंडी मिल गई, या 4 रुपये में 12 कैंडी मिल गई, 4 रुपये में 12 कैंडी। तो अगर आपके पास 1 रुपया होगा तो कितने कैंडी मिलेंगी, कितने मिलेंगी, 12/4, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर दें। 1 रुपये में कितनी मिलेंगी, 3, 1 रुपये में 3, 2 रुपये में 6, 3 रुपये में 9, 4 रुपये में 12, 4 रुपये में 12, ऐसे ही होता है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप ये बता पाओगे कि 16 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। यस 560 टोटल को उसके टोटल यूनिट से डिवाइड करते हैं। या आप सिंपल ऐसा भी कह सकते हो, यहाँ अगर ये मल्टीप्लाई में है या यहाँ है तो इस साइड आने में डिवाइड में चले जाता है ना। अगर इस साइड से इधर कोई चीज़ लाओगे तो डिवाइड में आ जाएगी भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई 35 टेबल या 35 चेयर। तो अब आपसे पूछा क्या है, चेयर्स। अब कितने यूनिट हैं, 9 यूनिट है। तो आप मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 35 इंटू 9, 315 चेयर्स आर देयर। क्या किसी बच्चे को समझ में आ गया? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नोट करिए फिर इसको, फिर इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और करते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। जाओगे तो खुद ही फिर वो चीज़ आने लग जाती है ना। जब एग्जामिनेशन में बैठे रहोगे तब ये थोड़ी करोगे बॉक्स बना रहे 1 यूनिट लिख के, या फिर चेयर 9 यूनिट, नहीं। वहाँ पे अलग माइंड सेट होना चाहिए आपका। अब एग्जामिनेशन में अगर आप इसको करोगे ना, आपको कैसे करना है पता है,
आपने देखा टेबल चेयर का रेशियो 7:9 है, इसका मतलब टेबल चेयर, फिर क्वेश्चन तो पढ़ा एक बार पूरा आपने, टेबल चेयर का रेशियो इतना है और टोटल टेबल चेयर इतने हैं, और आपसे पूछा क्या है चेयर कितनी है, तो आप सीधे सीधे 560 को डिवाइड कर रहे होगे 16 से, और फिर कितने यूनिट निकालना है, 9 यूनिट निकालना है, ये करोगे आप, और सीधे सीधे आंसर आएगा 350। तो इसी चीज में से आपने फिर ये ट्रिक निकालनी है और हो जाता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप इन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना। एग्जाम में आप इनसे चीटिंग करके गोला लगा दो यहाँ पे बस, वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रूफ नहीं करना होता है कैसे आंसर आया, आपका सिर्फ सर्कल सही होना चाहिए। लेकिन मजे की बात है उस टाइम ये चीटिंग करने नहीं देगा आपको, अभी तो दिखा रहा है ना कॉपी, उस टाइम कहेगा नहीं नहीं छुपाएगा, या जो भी होगा वहाँ पे यही नहीं, हाँ XYZ जो भी होगा वो उस टाइम आप भी खुद उस टाइम नहीं बताना चाहोगे दूसरे को, बताओ भी नहीं, हाँ सेट अलग होते हैं, जितने भी आएंगे आपके पड़ोस में दूसरा ही बच्चा होगा, मतलब सेट दूसरा होगा उसका, सीक्वेंस डिफरेंट होता है। हाँ, तो वहाँ पे किसी पे भरोसा कर भी नहीं सकते ना। नहीं, किसी में भी लिखना नहीं होता, नहीं लिखना नहीं होता है, केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब आपने रफ में सॉल्व किया और ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन। OMR पे उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन लिखिए, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर ZINC, मैं स्पेलिंग भी रिपीट कर रहा हूँ फिर भी बीच में मत बोलो तुम लोग, जिंक बोला मैंने, जिंक की स्पेलिंग बोली ZINC, एंड कॉपर COPPER, in a brass piece, brass piece, BRASS, BRASS, piece is 13:7, 13:7. How much zinc will be there? How much zinc will be there in 100 kg of such a piece, 100 kg of such a piece. चॉकलेट केक खाते होगा, केक बर्थडे पे, ये है केक सपोज, कल बर्थडे था आपका, 3 मंजिला केक है भाई, ठीक है, कौन सा फ्लेवर है? हैं? कौन सा? एक मिनट, आपका तो इजी है, इसका कौन सा है? भाई ये बहुत बड़ा आदमी है। अब ये जो चॉकलेट है, केक है, ये किस किस चीज से मिलके बना होगा? एग, बिल्कुल सही। एगलेस भी होता है वैसे, एग होता है बट एग फिर है ब्रेड, क्रीम, मिल्क, खुशी बेकरी,
बर्थडे बना रहे हैं यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक प्रॉपर रेशियो में, बहुत ज़्यादा अंडे नहीं मिला सकते, अंडे ही अंडे हो जाएंगे, नहीं तो ऑमलेट बन जाएगा। बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं मिला सकते, नहीं तो फिर उसकी रबड़ी बन जाएगी। तो एक प्रॉपर रेशियो में अगर हम इन चीज़ों को मिलाते हैं तो एक अच्छा सा केक बन जाए। ऐसे हमारे मेटल्स भी होते हैं। आपने क्या पढ़ा यहाँ पे? ब्रास। कौन सा मेटल है? जिंक और कॉपर को अगर एक प्रॉपर रेशियो 7:3 होता है, 7:3 रेशियो में अगर कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? ब्रास बन जाता है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कि पता है क्या? पिताजी। इसकी ट्रिक क्या है? पिताजी। पीतल बोलते हैं इसको, ब्रास को क्या बोलते हैं? पीतल। और तांबा बोलते हैं कॉपर को, और जिंक तो जिंक ही हो गया। तो पिताजी से आपको याद रखना है ना, हिंदी वाला देखना पड़ेगा लेकिन इसके लिए। पिताजी। तो पीतल बनेगा किससे? तांबा। और जिंक से बनेगा, है ना। तो ठीक हो गया। अच्छा, मेटल बन गया ना, बस मेटल समझना था हमें। फिलहाल इसमें जो रेशियो है इसको मिलाने का, वो क्या रेशियो है? 13:7। अगर जिंक का 13 kg मिलाएं तो कॉपर कितना मिलाना पड़ेगा? जिंक का अगर 13 kg मिलाएं तो कॉपर कितना मिलाना पड़ेगा? 35 kg। तुम लोगों का फोकस पता नहीं कहाँ है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, बोर्ड में देख रहा है क्या कोई? 7 मिलाना पड़ेगा भाई, लिखा हुआ है सब कुछ। जिंक अगर आप ZnC होता है, जिंक अगर आप 13 kg मिलाते हो तो कॉपर कितना मिलाना पड़ेगा? 7 kg। पक्की बात है ना। तो हमने इसको मिलाया और एक 100 किलो का एक मिक्सचर बनाया। हमने क्या बना दिया? ब्रास बना दिया 100 kg। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसमें ये दोनों चीज़ें होंगी क्या? भाई जैसे केक में ये सब कुछ था ना, तभी तो केक बना। एक चीज़ से थोड़ी केक बन जाएगा। तो अगर ब्रास बना है तो ऑब्वियस है कि ये दोनों चीज़ें इसमें होंगी। अगर हैं तो फिर ये कितना यूनिट बन रहा है टोटल? यहाँ पे 20 यूनिट बन रहा है। और उसकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? तो आप मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? श्रेया बताएंगे, केवल श्रेया बताएंगे 1 यूनिट की वैल्यू क्या, कैसे निकालें? खुद ही करो, चलो खुद ही करोगे सब लोग। आ गया आंसर आपका? दूसरी ट्रिक से नहीं निकालना है, दिखाओ जरा। अच्छा, जो कह रहे थे आप उससे? यूनिट 5 है। 13 क्यों निकाला आपने? 13 निकालना है, 7 निकालना है? 13 तो आपने फिर माइनस किया? नहीं, मैंने कर दिया 13 5 तो ये वैल्यू है। इन्होंने पहले से मतलब पहले 7 निकाला फिर 13 निकाला। आंसर क्या है इसका, ये बताओ। सर 65 kg। हाँ तो माइनस ही तो किया आपने। ये सही मान के भाई। सही है। क्या सही है? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 100/20। अभी अभी मैंने बोला था ना, इसको यहाँ लेके आएंगे 5। और आपसे पूछा गया है किसकी क्वांटिटी निकालनी है? जिंक निकालना है, तो 13 यूनिट है।
65 kg। Yes, sir. और एग्जाम में कैसे करोगे? 100 on sum of ratio, 20 into 20. ये लो, बिल्कुल छोटा सा सॉल्यूशन, एक लाइन, और इतना छोटू सा क्वेश्चन है। Yes, sir. Question बड़ा है? हाँ, इसमें ऐसे ही होता है। अभी तो और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और सॉल्यूशन उसका उतना ही छोटा होगा। An amount of money is to divided among A, B and C. A, B and C in the ratio of The ratio 4:5:7, 4:5:7 respectively. Hmm. If the amount received by C is rupees 1,000, more than amount received by B, find total amount। तो A B C D कहाँ गई थी? A B C D, आप बताओ A B C D का रेशियो क्या? अच्छा D नहीं है ना, कितना है रेशियो? 4:5:7। अब इस रेशियो से आपके क्या समझ में क्या आया? बताओ, तुम बताओ, बहुत बोलते हो तुम। सर एक 4 है, एक का रेशियो 4 है, बी का रेशियो 5 है, सी का रेशियो। इस क्वेश्चन में रुपये की बात हो रही है ना, रुपये पैसे की बात हो रही है, तो फिर उस हिसाब से बोलो ना, बोलो, आप बोलो, जल्दी से बोलना क्या है, आप बोलो, नहीं बोलोगे? कुछ तो बोलो, आप बोलो, सोचा कुछ? अगर A को 4 रुपए मिले तो B को और C को टोटल कितने रुपए हैं? भाई इसी में से तो मिले ना, तो टोटल 16 है यानी कि। अच्छा, B को कितने ज्यादा मिले A से और C को कितने ज्यादा मिले A से? C को कितने मिले A से? 3 रुपये ज्यादा। और B से कितने ज्यादा मिले C को? A और B का टोटल कितना है? B और C का टोटल कितना है? A और B का अंतर कितना है, डिफरेंस? ये सारे क्वेश्चन है, इतनी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। जैसे अभी क्या पूछा है? 16 पूछा है ना, टोटल वैल्यू कितनी है, यानी कि 16 यूनिट है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है A और B का टोटल क्या है। वो भाई साहब पता नहीं क्या लगे पड़े इतने ध्यान से, अभी तक ड्राइंग बना रहे हो क्या कुछ आप? सुन लिया करो भाई जब समझा रहा हूँ तो। आप बताओ क्वेश्चन में इसके बाद क्या लिखा था, रेशियो के बाद? ठीक है, फिर C और D का पूछा ना, यानी कि C ने
बी से कुछ ज़्यादा रिसीव किया, ऐसा बोला गया है। अगर आप रेशियो वाइज देखो तो सी को कितना ज़्यादा मिला था बी से? 2 यूनिट। अगर हम बी और सी का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है? 2 यूनिट का डिफरेंस है। और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है? एक्चुअल में कितना डिफरेंस है? क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो बस अब इसके बाद कोई डाउट होगा भी नहीं, क्योंकि इसके बाद तो हो ही गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 यूनिट अगर 1000 है तो 1 यूनिट 500 होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब आपसे पूछा टोटल कितना पैसा था ये, तो टोटल 16 यूनिट है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट, जो कि है 16 यूनिट। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 16, तो आंसर आ जाएगा 8000, और ये हमारा आंसर होगा। तो पहले चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। पहला है 1/2 रेशियो 3/4, ए रेशियो बी इक्वल टू इतना। सिंप्लीफाई, या ए रेशियो बी नहीं भी लिखा हो सकता है, केवल इतना लिख के सिंप्लीफाई लिखा हो सकता है। तो इसको कैसे सिंपल करेंगे हम? और दूसरा क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 7/2। ये 2 क्वेश्चन है, अभी अभी किया था ना हमने एलसीएम लेके, करो वैसे ही होगा। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। दूसरा ये, यस, आप बताओ आंसर। हाँ फर्स्ट का। इस नंबर से श्रेया, यहाँ देखना, इस नंबर से इसमें डिवाइड करते हैं हम पहले। कितने टाइम डिवाइड होगा? 2 टाइम डिवाइड होगा। फिर उस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम? 1। 1 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो लेफ्ट करेंगे इसे 2/3। 3, 5, 10 का एलसीएम बताओ, निकालो। 3, 5, 2। आपका नहीं आया? आपने बोला पापा को कुछ? आज मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये बच्चे पढ़ाई कर नहीं रहे हैं तो इनको घर पे बैठाओ, ट्यूशन व्यूशन भी मत भेजना इनको। और ख़ास तौर पे इसकी, ये दिन भर खेलते ही रहता है, यहाँ से जाके खेलने लग जाता है फिर, है ना? पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई कर, कहाँ नहीं जाता है? ये तो गया, अभी खेल रहा था मैं। ट्यूशन का क्या? ट्यूशन का नोट फेयर किया था आपने? थोड़ा सा क्या किया था भाई? थोड़ा ही तो पढ़ा था हमने, ज़्यादा थोड़ी पढ़ा था। 1-1.5 पेज भी नहीं होता फेयर कॉपी में साफ सुथरा लिख के। तो फिर बताओ 2, 5, 3 का एलसीएम बताओ।
बता देता है ठीक टाइम पे, वहां से देख के आता था कहीं से। हैं? आपका नहीं आया? सबका टाइम आएगा। 20 क्यों आएगा भाई? 3 से डिवाइड हो जाता है 20। आपका 20 आया? अच्छा, ऊपर 20 आएगा। 3 से 30 को डिवाइड करेंगे बेटा, हो गया एलसीएम। एलसीएम 30 है। इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम बन जाएगा। 2 5 जा 10, 3 जा। अब 3 से 30 को डिवाइड करो 10 टाइम। 10 2 जा 20। रेशियो 5 से 30 को डिवाइड करो 6 3 जा 15। 15 7 जा 20 18 105। ये हमारा आंसर है। इतना ही आया था। चलिए, बहुत होशियार। देखो, नमन भी तो 4th में पढ़ता है भाई। ये तुम लोग पता नहीं अपने आप को स्पेशल समझते हो कि हम तो छोटे हैं। ऐसा नहीं है, मैं उसी लेवल का पढ़ा रहा हूँ, आप ही के लिए है ही क्लास। तो आपको आंसर करने पड़ेंगे मेरे जितने चीज़ें मैं पूछता हूँ या जो चीज़ें आ रही हैं। इसमें पीछे तो नहीं देखा था, खाली तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ मैं इसकी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमन घर में मेहनत करता है ना, इसलिए तो होशियार। बुद्धू कोई नहीं है इस क्लास में, बहुत ज़्यादा कोई बुद्धू है वो क्या? डफर वाला जो होता है, वैसा तो कोई नहीं है, सारे एवरेज बच्चे हैं। तो अगर फिर उसमें किसी को नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर उसी का फॉल्ट है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। आप एटलीस्ट इतना वर्क करो कि आप इसको घर जाके फेयर कर लो उसी दिन। इससे रिवाइज हो जाएगा ना, एक बार लिखोगे अगर ध्यान से तो। और जब लिखते हो एक बार क्वेश्चन लिखो, जैसे ये क्वेश्चन है, फुल्ली चीटिंग नहीं करनी है, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं हो रहा है तो फिर इसमें इसकी हेल्प लो, फिर क्वेश्चन लिखो, फिर ट्राई करो। नहीं हो रहा है तो फिर नोट्स की हेल्प लो। अगर इस तरह से केवल कॉपी भी करोगे घर जाके आप, तो रिवाइज होगा और आपको चीज़ें आने लगेंगी। ज़रूरत तो नहीं है फ़ोन करने की, कर लोगे ना कल से प्रैक्टिस। फिर नहीं तो मैं बहुत तगड़ी शिकायत करूँगा। लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं आपको। जिसने अगली बार बोला कि मैंने नहीं लिखा है कल का काम, उसकी शिकायत जाएगी। सभी के लिए है, तुम्हारी तो गई भी है एक बार। हैं? जिसमें भी गई तो थी, तो जाती है शिकायत, ये मत सोचना कि नहीं जाएगी। चलिए, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं किस किस के समझ में आई बात। लिखिए, अ सम ऑफ ₹2500, a sum of ₹2500 is divided in X, Y and Z. X, Y and Z in the ratio 1/2, ratio 3/4, ratio 5/6. What is the share of A? सर x होगा ना? 3/4 ratio 5/6. What is the share of x होगा? What is the share of X? What is the share of X? क्वेश्चन आगे कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, यानी कि वाई हो सकता है,
जेड हो सकता है, डिफरेंस ऑफ एक्स वाई हो सकता है। फिलहाल शेयर ऑफ एक्स है, निकालिए। चलिए, सबसे पहले आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे, इस फॉर्मेट में रेशियो को कन्वर्ट करोगे, फिर आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये वाला कंसेप्ट लगेगा। तो पहले ये फिर ये करिए जरा। सुशांत कहाँ चले गया आज? कॉलेज गया था, भी आया नहीं। तुम्हारा सगा भाई है ये? है? बड़ा भाई है ना? कौन सा लेसन चल रहा है तुम लोगों का अभी? ये दूसरा ही चल रहा है, अभी तीसरा किया नहीं, दूसरे एक्सरसाइज हो तीसरा किया नहीं, कल करेंगे। दिखाओ जरा, पहले दूसरा दिखाओ एक बार। नहीं, उसमें टैली में दिखाओ। डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे? कंपनी डिलीट थोड़ी की होगी। मैंने नहीं कर दिया कंपनी। करो फिर करो, टाइपिंग कर लो, करो। कोई नहीं, करो टाइपिंग करो, कर लिया तो चेक कर लिया होगा ना आपने? बताइए। एलसीएम 4 नहीं होगा बेटा, एलसीएम इसका होगा, कितना होगा एलसीएम? 48 भी नहीं होगा, 12 होगा। ट्वेल्व कैसे, मतलब क्या? आप इस 2 से 12 को डिवाइड करो, 6, फिर इस 6 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 6, इस 2 से 12 को डिवाइड करो, 6 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 6, तो 6 आएगा इधर। 4 से 12 को डिवाइड करो, कितने टाइम? 4 की टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा? 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 जा। अब इस रेशियो में आपको ये अमाउंट शेयर करना है। रेशियो निकाल दिया ना आपने, अब ये अमाउंट शेयर करो। शेयर कैसे करते हैं? 1 यूनिट निकालते हैं ना। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 1 यूनिट का फॉर्मूला लिखा था हमने, नहीं लिखा था? क्या होता है? हाँ बताओ। नहीं लिखा था? लिखा था? हाँ, लिखना पड़ेगा। 6 2, हाँ वेरी गुड। तो 6 9 10 फाइनल रेशियो, डिनोमिनेटर छोड़ देते हैं ना। डिनोमिनेटर देखो कहाँ छोड़ा, 2 3/4 तक छोड़ दिया, तो रेशियो क्या बन गया? 6 9 10। तो 6 9 10 से आगे बताता हूँ। अब ये तो हो गया ना, तो हम यहाँ पे 1 यूनिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, नहीं लिखा था अभी तक। 1 यूनिट इक्वल टू सम स्लैश डिफरेंस ऑफ वैल्यू या नंबर, जो भी वैल्यू दे रखी है उसका डिफरेंस भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। और डिनोमिनेटर में आएगा सम
स्लेस डिफरेंस सब नहीं आएगा टोटल वैल्यू आएगी डिफरेंस ऑफ रेशियो। सम क्यों नहीं आएगा भाई, सम आएगा। जैसे जैसे अभी वाले क्वेश्चन में हमें टोटल वैल्यू का सम कितना दे रखा है। पहले फॉर्मूला लिख लो आप ये। किसके नीचे क्या, नहीं फॉर्मूला इसी के सीध में है, नीचे नहीं है। हाँ इसी क्वेश्चन में क्या है ये फॉर्मूला, तो यहीं लिख सकते हो आप। हाँ हाँ इसको आप बॉक्स में देखो, कोई स्पेशल चीज़ है तो उसको कैसे लिखेंगे हम, ये देखो। इससे आप जब मैं कभी पूछूंगा बाद में इसका फॉर्मूला कहाँ लिखा है तो आप सीधे दिखेगा आपको बॉक्स। जितने भी बॉक्स हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे सीधे। आप बताओ कितना है वैल्यू का सम, कितना है सब चीज़ों का 2500। और नीचे क्या लिखना है हमें, सम स्लेस डिफरेंस। या तो सम होगा या डिफरेंस होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी ना, तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले भी कह सकते हो। सम ऑफ वैल्यूज अपॉन, फिर सम है तो सम ऑफ रेशियो, डिफरेंस है तो डिफरेंस ऑफ वैल्यू, और डिफरेंस है तो डिफरेंस ऑफ रेशियो। तो दो फॉर्मूले हैं। अभी के केस में ये सम दे रखा है हमें टोटल, और ऐसी रेशियो का सम क्या बनेगा फिर 6, 9, 10, 25। तो यहाँ पे हमारा एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये 2500 पे कट जाएगा ना। 95% सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 1 यूनिट जैसे ही आपका आया 95% सॉल्व हो गया। अब बताओ क्या पूछा है, शेयर ऑफ x, और x का यूनिट कितना है, पहला है ना x, तो पहला 6 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 100, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 100 रुपीज। आंसर देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मजे की बात ये है ना, पूछे जा सकते हैं वे क्वेश्चन। आपने नोट कर लिया, लिखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द सैलरीज ऑफ चरण एंड रजत, द सैलरीज ऑफ चरण एंड रजत, रजत ये नेम है तो पहला लेटर कैपिटल होता है इसका। चरण एंड रजत, क्या लिखा आपने, साजन, रजत बोला मैंने भाई, रजत, यस रजन बोला था, तुम लोगों को ऐसे ही सुना दिया होगा, मैंने तो रजन रजत बोला। The salaries of Charan and Rajat are in the ratio of 5:4. Yes, if the salary of each increased by salary of both या each increased by rupees 3000, increased by 3000, then the new ratio becomes 6:5.
न्यू रेशियो बिकम 6:5। उसमें चरण की सैलरी ज्यादा चरण की बताओ, व्हाट इज चरण सैलरी? व्हाट इज चरण सैलरी? फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन, देखते हैं आप लोग कैसे सॉल्व करते हो इसको। श्रेया रीडिंग करो क्वेश्चन। The salary of Charan and Rajat are in the ratio of 5:4. If the salary of each increased by 3,000, then the ratio becomes 6:5. और चरण सैलरी क्वेश्चन मार्क, बताइए, आप बताइए। 18,000 न्यू सैलरी। ठीक है, आप बताइए भाई, आप आ रहा है? देखो हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले चरण है और रजत है, CR है, यानी कि इनकी सैलरी का रेशियो था 5:4। 5:4, ठीक हो गया। अब इसके बाद इनकी सैलरी का जो न्यू रेशियो है, ये रेशियो हो गया 6:5। तो पहले चरण को मिलते थे 5 रुपये, तो रजत को मिलते थे 4 रुपये। फिर इसके बाद चरण को इंक्रीमेंट हुआ और उसकी सैलरी हो गई बढ़ के 6 रुपये, तो रजत को मिलने लगे 5 रुपीज़। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों की सैलरी 1-1 रुपया बढ़ते हुए दिख रही है? इसकी सैलरी पहले 5 थी तो 6 हो गई, इसकी 4 थी तो 5 हो गई। इसका मतलब कितने यूनिट बढ़ा दोनों का? 1 यूनिट बढ़ा। और एक्चुअल में कितना बढ़ा? लो जी, इसने तो हमें 95 काम करके ही दे रखा है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन ट्विस्ट ये है, क्या आपको सीधे सीधे दिखा ये 1 यूनिट है? दिख गया था? बहुत तेज नजरें हैं आपकी। अब आप मुझे बताओ, पूछा गया है चरण की सैलरी पूछी है ना, तो चरण की सैलरी कौन सी पूछी है? हाँ, न्यू ही बतानी चाहिए फिर हमें, है ना? नहीं, न्यू पूछी नहीं है, कहाँ पूछी है न्यू? न्यू बताएंगे, बस ये कह सकते हो आप। ऑप्शन दोनों है, 15 भी है 18 भी है, बल्कि पहला 15 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम नई वाली बात करेंगे, वे पुरानी बात क्यों करें। तो कितना यूनिट है इसका? 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3000, तो 6 यूनिट विल बिकम 3000 इंटू 6, जो कि बन जाएगा 18,000 रुपीज़ में होगा, सैलरी है, आंसर होगा। क्या इसके अलावा कोई और तरीके हैं? अगर ये डिफरेंस 1 यूनिट का नहीं होता, क्या तब भी हम ऐसे कर सकते थे इसको? फिर क्या करते? फिर कैसे निकलता? वही तो इंटरेस्ट है। नहीं, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं ना इस लाइक तो। कैसे करोगे? सम ऑफ 3,000 रुपये बड़े हैं उनके, सम तो है ही नहीं। सम तो तब होता है जब चरण और कमल
कि सैलरी दी होती तब सम होता, हमें तो इंक्रीमेंट दिया है कि 3000 बढ़ा। नोट करिए, फिर समझाता हूँ। अगर आपने इस तरीके से नहीं लिखा है तो इसको लिखो आप। आपने क्या लिखा है? CS, बड़ा शॉर्ट में लिख रहे हो आप। ये चरण सैलरी है। CS क्या है? यार तुम बहुत महान आदमी हो रहे हो भाई, है ना? समझ जाओगे तुम ये एस से सैलरी है करके। जितना मैंने लिखा है उतना लिख लो कम से कम। और ये 1 यूनिट कहाँ से आया है इसमें? यहाँ पे साइन लगा लो आप। ये 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, तो दोनों का 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो हम, और दोनों का 3000 भी बढ़ रहा है, तो तब हम कह पा रहे हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है। नोट हो गया? अब आप बताओ, अगर ये सपोज 6 ना हो, 5 ना हो के ये सपोज 7 हो जाता है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है फिर? कैसे? ये 3 यूनिट बढ़ा है और ये 1 यूनिट बढ़ा है, और बड़े दोनों के 3000 रुपये हैं। नहीं होगा ऐसे, आप ट्राई कर लेना, वो ऐसे होगा नहीं, बात नहीं बनेगी। आपको फिर इसमें थोड़ा सा और एक बेसिक लगाना पड़ेगा। आप देखो पहले इसका रेशियो क्या था? 5/6। ये रेशियो है, आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू बना दो। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बनाओगे? इसमें x लगा दो। अब दोनों का 3-3 हज़ार रुपये बढ़ रहा है ना, प्लस 3-3 हज़ार रुपये, और फिर सैलरी क्या बन जाएगी? 4/7। ये है इसका, हाँ 4/, रेशियो निकाल लेना हम तो पहले। अच्छा गलत लिख दिया क्या मैंने? पहले क्या था? 5x/4x, और यहाँ क्या बन जाएगा? 6/7। ये है, समझ आया? इससे क्या बन गया? एग्जैक्ट सैलरी बन गई। ये इंक्रीमेंट हो गया, एग्जैक्ट सैलरी इंक्रीमेंट। फिर इनका रेशियो निकाला होगा हमने, तो वो कितना आ रहा है? 6/7। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी और फिर उनकी सैलरी निकल। तो ये तो मैंने ऐसे ही बढ़ा दिया नंबर, तो ये हो सकता है एग्जैक्ट ना आए, डेसिमल में आए, लेंदी कैलकुलेशन हो, बट आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये डिफरेंस आता है तो क्या करेंगे? आप लोग रहने दो इसको, 4th वाले रहने दो, बड़े वाले ले लो, ठीक है, आपके काम का है। समझ आया भाई? चलिए अब हम आते हैं कुछ छोटे छोटे मगर मोटे मोटे क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है 200 ग्राम एंड 3 kg। आपको कुछ नहीं करना, रेशियो निकालना है इनका सबका। हाँ 7 days एंड 2 years, या 77 days कर दो, ज़्यादा छोटा ना बने।
चलिए 5 क्वेश्चन है और इन 5 के आंसर करने हैं आपको।